Welcome back to Prepon. We are doing a revision of Indian history. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस किए थे। आज आगे बढ़ते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल का असली फेज शुरू करते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल के 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज मॉडरेट फेज है, दूसरा एक्सट्रीमिस्ट फेज है, तीसरा गांधीयन फेज है। आज पहले फेज को देखते हैं। 1885 से 1905 तक पहला फेज होता है। मैंने आपको बताया 1885 में कांग्रेस वॉज फाउंडेड और तभी से फ्रीडम स्ट्रगल को शुरू माना जाता है। पहले फेज को मॉडरेट फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले फेज की डिमांड्स और जो मेथड्स थे वो मॉडरेट हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं थे अंग्रेज़ों के लिए, इसलिए उसको नरम दल का समय कह देते हैं। कौन थे ये लोग? दादा भाई नौरोजी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, बदरुद्दीन तैयब जी हैं, श्रीनाथ बनर्जी हैं, शुरू में मदन मोहन मालवीय भी हैं, लाल मोहन घोष हैं। ये सारे के सारे कहलाते थे नरम दल के लोग। क्यों नरम दल के लोग कहलाते हैं? क्योंकि ये आउटराइटली अंग्रेजों को जाने के लिए नहीं कहते हैं, प्रोटेस्ट मूवमेंट नहीं करते हैं, तो ग्रेजुअल रिफॉर्म्स मांग रहे हैं। ये कहते हैं अगर धीरे धीरे अंग्रेज भारत में रहेंगे तो रिफॉर्म्स होते जाएंगे। भारत को मॉडर्नाइज होने के लिए अंग्रेजों की जरूरत है। इनके मेथड्स कहलाते थे कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। इनके जो मेथड्स हैं, मतलब ये संविधान के दायरे में रहकर ही बात करना चाहते हैं, ये इनका कहना है। ये आउटराइटली प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते हैं। इनकी पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स ऑफ प्रेस एंड पिटीशंस कहलाती है। ये एप्लीकेशंस लिखते हैं, पिटीशंस लिखते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को देते हैं, सरकार को देते हैं, इंग्लैंड में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए रिफॉर्म्स कर दिए जाएं, सिविल राइट्स दे दिए जाएं, ब्यूरोक्रेसी में हमको अधिकार दे दिए जाएं, so that Indian can become part of Indian administration also. They also used to use press for this purpose, but they did not have any belief in what mass movements. ये मानते थे कि अभी भारत मास मूवमेंट्स के लिए तैयार नहीं है, इसलिए अभी मास मूवमेंट को डिस्काउंट पे रखते हैं। ये सोचते थे कुछ पढ़े लिखे लोग, एलिट क्लास के लोग जो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि भारतीयों की प्रोग्रेस किससे होनी है, वो अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो भारतीयों को रिफॉर्म्स मिल जाएंगे। तो पहले 20 साल कुछ ऐसे ही चलता है, कोई बहुत बड़े आंदोलन हुए हों ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा फ्रीडम स्ट्रगल में वो ये रहा कि ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 पास करवा पाए। इससे पहले आपको याद होगा इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 पास हुआ था। अब यहाँ पर कुछ और भारतीयों को प्रोविंशियल काउंसिल्स में, सेंट्रल काउंसिल में अधिकार दे दिए गए हैं। मतलब भारत भारतीयों की बातें जो पहले भारत के बाहर कही जाती थी वो पार्लियामेंट में भी हो सकती है। वैसे कोई बहुत विशेष अधिकार नहीं मिले थे भारतीयों को, बट कम से कम भारतीयों की बातें सदन में तो हो सकती है, उनकी ग्रीवांसेस रेज तो हो सकती है, इतना तो हुआ है। और वैसे फ्रीडम स्ट्रगल का जो आधार है वो इन्हीं 20 सालों में रखा गया था। वो दिशा दिखा दी गई थी, वो आधार बन गया था जिस पे आने वाली पीढ़ियां अपना काम करेंगी। तो पहले 20 साल थोड़े से डल रहते हैं। आने वाले 20 साल, आने वाला समय कहलाता है एक्सट्रीमिस्ट फेज 1905 से 1918। लीडर्स हैं लाल बाल पाल घोष, बाल गंगाधर तिलक, लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। इनको लाल बाल पाल की टिकड़ी भी कह देते हैं। इनकी डिमांड ग्रेजुअल रिफॉर्म्स नहीं है, ये तो कहते हैं सीधे इंडिपेंडेंस मांगी जाए। जब तक अंग्रेज भारत में रहेंगे तब तक भारत का कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं होने वाला है। हमको पश्चिमीकरण नहीं चाहिए। मॉडर्नाइजेशन के नाम पर भारत को वेस्टर्नाइज किया जा रहा है। हम रियल मॉडर्नाइजेशन चाहते हैं और भारत का जो मॉडर्नाइजेशन है वो भारतीय खुद करेंगे, उसमें अंग्रेजों की आवश्यकता नहीं है। उसे करने के लिए सबसे पहले अंग्रेजों का बायकॉट करना होगा लाइफ के हर डायमेंशन में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे उनके कोर्ट हो, चाहे उनकी नौकरियां हो, चाहे उनके सामान हो। जब तक ये कॉम्प्रिहेंसिव बाइकआउट नहीं करेंगे तब तक फायदा नहीं होगा, तब तक इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाएगी। और इसके लिए हमको स्वदेशी का विकास भी करना होगा, इसलिए इसे स्वदेशी एंड बाइकआउट का फेज भी कह देते हैं। और इसी फेज में कुछ डेवलपमेंट चेंज आने लगते हैं, जैसे कि शुरू हो जाता है स्वदेशी मूवमेंट, जिसे एंटी पार्टीशन मूवमेंट भी कहते हैं, बाइकआउट मूवमेंट भी कहते हैं। ये हुआ था अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। आपको याद होगा 1905 में कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया है। 1903 से ही वो तैयारी में लगा हुआ है बंगाल विभाजन की। अंग्रेजों की रिपोर्ट कहती है बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस है। बंगाल का मतलब उस समय आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास से टच करता हुआ प्रोविंस हुआ करता था। काफी बड़ा प्रोविंस था। वो कहता है एडमिनिस्ट्रेटिवली ये इतना बड़ा है कि ये लॉलेसनेस ज़्यादा है, एडमिनिस्ट्रेटिवली ये फिजिबल नहीं है, इसलिए इसके दो हिस्से किए जाएंगे। पश्चिमी पार्ट कहलाएगा बंगाल प्रॉपर, बाकी कहलाएगा ईस्ट बंगाल एंड आसाम।
पर्पज ये था कि वो जो भारतीय राष्ट्रवाद का जो गढ़ था, सेंटर था, वो बंगाल था। और कर्जन तो कहता ही था, कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड आई विल सी दैट इट इज ओवर। कांग्रेस की डिमाइस देखना चाहता था। तो बंगाल को अगर तहस नहस करेंगे तो कांग्रेस भी खत्म हो जाएगी। इसलिए उसने बंगाल को विभाजित किया है और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का भी ये तरीका था, इसलिए बंगाल चूज किया गया था। एज पर प्लान 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजित हो जाता है, दो हिस्से हो जाते हैं। पश्चिमी बंगाल का नाम बंगाल प्रॉपर था, कलकत्ता उसका हेडक्वार्टर्स है, हिंदू डोमिनेटेड है। ईस्ट बंगाल आसाम, आसाम 1874 में चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया था। अब इसको इन्होंने बंगाल के साथ जोड़ दिया है और ढाका इसकी कैपिटल है। मुस्लिम डोमिनेटेड है, मतलब हिंदू मुस्लिम डिवाइड रियल पर्पस था बंगाल विभाजन का। और उधर ये जब हो जाता है तो फिर स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो जाता है 1905 के बनारस सेशन में, जिसमें गोखले अध्यक्ष हैं। इसकी बात होती है कि हमको स्वदेशी मूवमेंट शुरू करना चाहिए। और एक पत्रिका निकलती थी संजीवनी नाम की, जिसको चलाते थे कृष्ण कुमार मित्रा। उन्होंने ही कहा था क्यों ना हम बाइकआउट करें। तो बाइकआउट का जो आइडिया था वो इस संजीवनी नाम की पत्रिका से आया था कि बाइकआउट किया जाए। बाइकआउट शुरू हो जाता है। पहली बार भारत में अंग्रेजों को सामान का बहिष्कार होता है, कोर्ट का बहिष्कार होता है, स्कूल का बहिष्कार होता है। हर क्षेत्र में उनका बहिष्कार करें, साथ साथ स्वदेशी का डेवलपमेंट भी करें। भारत में पहली बार जिसे सेल्फ रिलायंस कहते हैं, आत्मनिर्भरता कहते हैं, वो शुरू हुई थी। बहुत सारे कारखाने शुरू हुए। सबसे बड़ा कारखाना बंगाल केमिकल्स था, जो चल तो पहले से रहा था, इस समय बहुत विशेष तौर पे चलता है। इसे शुरू किया था प्रफुल्ल चंद्र रे, एक बहुत केमिकल साइंटिस्ट या केमिस्ट हुआ करते थे। उधर टाटा स्टील की फाउंडेशन की बात शुरू हो जाती है। टाटा स्टील 1912-11 में शुरू होगा, बट बहुत सारे कारखाने, चाहे स्टील के हों, जूट के हों, कॉटन के हों, चाहे माचिस बनानी हो, शुगर फैक्ट्री हो, मतलब इंश्योरेंस बिजनेस हो, बैंकिंग हो, सब बड़े स्तर पे भारत में शुरू हो जाता है। एजुकेशन के क्षेत्र में बंगाल नेशनल कॉलेज शुरू होता है और अरविंदो घोष इसके प्रिंसिपल बनाए गए हैं। छोटे मोटे स्कूल कॉलेज पूरे भारत में शुरू हो जाते हैं। हम अंग्रेजों की शिक्षा भी नहीं लेंगे, सामान भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सब शुरू हो जाता है। इसी दौरान वंदे मातरम सॉन्ग इस पूरे मूवमेंट का थीम सॉन्ग था। इसे 1875 में बंकिम चंद्र ने लिखा था और 1882 की किताब आनंद मठ में ये छपा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस मूवमेंट के दौरान अमर सोनार बंगला नाम का सॉन्ग कंपोज किया है, माई गोल्डन बंगाल, जो 1971 में बांग्लादेश का एंथेम बन जाता है। इसी मूवमेंट के दौरान टैगोर ये भी कहते हैं कि वैसे बंगाल को विभाजित कर दिया गया है, बट बंगाली ब्रदरहुड अभी भी एक है। क्यों ना हम एक दूसरे के हाथ पे धागा बांधकर ये इश्यू करें, वी स्टिल आर आ यूनाइटेड बंगालीज। तो रक्षाबंधन सेरेमनी किस मूवमेंट में हुई थी, आप बोलेंगे स्वदेशी मूवमेंट में हुई थी। मूवमेंट चलता जा रहा है, लेकिन 1907 में सूरत सेशन होता है। 1906 में कलकत्ता सेशन हुआ था इस मूवमेंट के दौरान, जहां पर पहली बार कांग्रेस ने स्वराज शब्द इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर यह फैसला हुआ था, क्योंकि डिमांड उठती जा रही थी कि कांग्रेस की कमान लाल बाल पाल में से किसी के हाथ में दे दी जाए। मॉडरेट और एक्टिविस्ट का जो कांग्रेस में पॉलिटिक्स थी वो चलती आ रही थी। तो लगा था कि अगला सेशन 1907 में होगा तो शायद लाजपत राय को अध्यक्ष बना दिया जाएगा। सेशन सूरत में होता है और यहाँ पर लाजपत राय या तिलक या कोई अध्यक्ष नहीं बनते हैं, बल्कि एक स्टॉन्च मॉडरेट रास बिहारी घोष अध्यक्ष बन जाते हैं। जब ऐसा होता है तो वहाँ बहुत लोग इस सेशन में इकट्ठे हुए थे और वहाँ वॉयलेंस होने लगती है, मतलब विद इन द कांग्रेस सपोर्टर्स स्टार्टेड लॉट ऑफ वॉयलेंस। इतनी ज़्यादा वॉयलेंस होती है कि ब्रिटिश पुलिस बुलानी पड़ती है कांग्रेस के सेशन को बंद करने के लिए, और ये बहुत बड़ा सेटबैक था। कांग्रेस बैठती है और सूरत स्प्लिट हो जाती है। अप्रैल 1908 तक आते आते कांग्रेस ये मानती है कि वायलेंस की वजह एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं, इसलिए तिलक और उनके साथियों को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया जाता है। इसे सूरत स्प्लिट कहते हैं। स्प्लिट का मतलब ये नहीं है कि दो कांग्रेस बन गई थी, कांग्रेस एक थी। तिलक और उनके साथियों को बाहर निकालना ही स्प्लिट कहलाता है। और ये जो इवेंट हुआ था स्प्लिट, यही वजह बन जाता है पहले मूवमेंट के एंड का। इस तरीके से बिना अपने उद्देश्य को पाए ये मूवमेंट खत्म हो जाता है। हाँ, बेनिफिट ये होता है भारत में पहली बार स्वदेशी का आगमन बड़े स्तर पर होने लगता है, फ्रीडम स्ट्रगल एक कदम और आगे बढ़ जाती है। इस तरीके से पहला मूवमेंट खत्म हो जाता है। अब 1908 से 1914 का पीरियड है। अब क्या हो, कांग्रेस तो वैसे ही बुरे हालातों में है। तिलक को ये लोग अरेस्ट कर लेते हैं। तिलक कांग्रेस से बाहर निकाल दिए गए थे और तिलक अगर फ्री रहते तो शायद दूसरी कांग्रेस भी खड़ी करने की ताकत रखते हैं। तिलक को सेडिशन के केस में, मतलब सेक्शन 124
कैपिटल ए आईपीसी, जिसे आजकल सेडिशन कहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज में पड़ा हुआ है, इसके तहत उनको 6 साल के लिए मांडले जेल बर्मा भेज दिया जाता है। तिलक को वो हटा देते हैं। तिलक के ऊपर उनके अखबार केसरी मराठा में राजद्रोह फैलाने का इल्जाम लगाया जाता है। लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल अरेस्ट होते हैं, फिर छोड़ दिए जाते हैं, बट वो भारत ही छोड़ देते हैं। आने वाले 10 साल लगभग भारत के बाहर से काम करेंगे। और अरविंदो घोष स्पिरिचुअल पाथ पे चले जाते हैं और पौंडीचेरी में आश्रम खोल लेते हैं। इस तरीके से 4 नेता जो फ्रीडम स्ट्रगल के जन नेता होते थे, वो आने वाले समय तक फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट नहीं रहेंगे। जो कांग्रेस को चलाएंगे वो मॉडरेट्स थे, जिनमें जनता को विश्वास नहीं था। इसी दौरान अगला डेवलपमेंट ये होता है कि मुस्लिम लीग बनवा दी जाती है 1906 में। मिंटो टू वाइस रॉय है, वो मुस्लिम्स को बताता है आपका विकास तभी होगा जब आपको विशेष अधिकार दिए जाएंगे। इसलिए मुस्लिम लीग बनाई जाती है। ये ढाका में बनी थी, कराची लाहौर में नहीं। आगा खान इसका पहला अध्यक्ष होता है। और मुस्लिम लीग को मिंटो बताता है आप जाइए अपना दल लेकर इंग्लैंड में, हम आपके लिए एक रिफॉर्म प्रपोजल तैयार कर रहे हैं और वहां पर अपने लिए विशेष अधिकार मांगिए। जब तक आपकी पॉलिटिकल सिक्योरिटी नहीं होगी, पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में आपके अधिकार नहीं होंगे, तब तक आपका सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाएगा। मुस्लिम लीग एक अमीर अली के अध्यक्षता में डेलीगेशन इंग्लैंड भेजता है और वो वहां पर वाइस रॉय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉर्ले को सक्सेसफुल होते हैं बताने में कि हमको विशेष अधिकार चाहिए। इस तरीके से पास होता है 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसका एक नाम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी होता है। मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, मिंटो वाइस रॉय है। मुस्लिम्स को दिया जाता है राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मतलब मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम्स ही वोट करेंगे, तो जो चुने जाएंगे वो मुस्लिम्स होंगे, और मुस्लिम्स होंगे तो विधानसभा और लोकसभा में मुस्लिम्स ही आएंगे। इसका मतलब आपकी पॉलिटिकल प्रेजेंस गारंटीड हो जाएगी। यही पृथक निर्वाचन का अधिकार लीग और कांग्रेस के बीच में बहस की वजह बने रहेगा। भारत का पार्टीशन अल्टीमेटली करा देगा। इस कानून में एक डेवलपमेंट ये हुआ था कि 10 साल के लिए रिवीजन, ये रिफॉर्म प्रपोजल 10 साल चलेगा। जैसे चार्टर कानून 20-20 साल में आते थे, अब इंडियन काउंसिल एक्ट भी 10-10 साल में आया करेंगे। तो ये 2 बातें हुई थी और इसलिए ये 1909 का कानून इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। एक डेवलपमेंट ये होता है 1911 में दिल्ली दरबार होता है। एक दिल्ली दरबार हुआ था 1877 में, जब विक्टोरिया को रॉयल टेटलेट्स एक्ट के तहत एम्प्रेस ऑफ इंडिया करार किया गया था। विक्टोरिया भी इंडिया नहीं आई थी। दूसरा दिल्ली दरबार कर्जन के समय 1903 में होता है, जब इंग्लैंड में एडवर्ड सेवेंथ राजा बनता है। एडवर्ड सेवेंथ को भारत आना था बट वो आ नहीं पाया था, तो यहाँ पर उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स को भेजा था। तो यहाँ पर दिल्ली दरबार हुआ था। तीसरा होता है हार्डिंग टू के समय 1911 में, और इस बार द ओनली किंग ऑफ इंग्लैंड हु केम टू इंडिया वाज जॉर्ज फिफ्थ। और दिल्ली दरबार, और जब ये आता है तो बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया जाता है, और गेटवे ऑफ इंडिया का जो आर्किटेक्ट था वो जॉर्ज विटेट हुआ करता है। दिल्ली दरबार में जो दिल्ली में हुआ था, यहाँ पर जॉर्ज पंचम अनाउंस करता है कि भारतीय बंगाल विभाजन को रद्द कराना चाहते हैं, तो बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है। ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल को मिलाया जाता है और बिहार उड़ीसा को बंगाल से अलग किया जाता है। इस तरीके से 1912 में दोनों बंगाल मिला दिए जाते हैं और बिहार उड़ीसा अलग प्रांत बना दिया जाता है। 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर देते हैं। उड़ीसा फिर एक और सेपरेट प्रांत बन जाता है। और साथ साथ ये बताया जाता है कि दिल्ली को कैपिटल बनाया जाता है भारत का। अब तक कलकत्ता हुआ करता था। कलकत्ता इज टू मच इन द ईस्ट और एम्पायर काफ़ी बड़ी हो चुकी है। दिल्ली कैपिटल बनेगा और नई दिल्ली बनाने की शुरुआत हो जाती है। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को आर्किटेक्ट चुना जाता है। वो फिर नई दिल्ली का निर्माण करते हैं। राष्ट्रपति भवन, जिसे वाइस रीगल लॉज कहते थे, वो डेवलप होता है। पार्लियामेंट हाउस बनाया जाता है। नॉर्थ साउथ ब्लॉक, जहाँ पर भारत सरकार बैठती है। इंडिया गेट, जहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और अफगान वॉर के शहीदों के नाम लिखे हैं, वो बनाया जाता है। राष्ट्रपति भवन 1928 में बनकर तैयार होता है। इसमें रहने वाला पहला वायसरॉय इरविन हुआ करता था। 1921 में कनॉट प्लेस बनाया जाता है। कनॉट प्लेस का आर्किटेक्ट लुटियंस नहीं था, इट वाज रॉबर्ट रसेल। वैसे मॉडर्न दिल्ली का निर्माण मेजर तौर पर लुटियंस ने किया है, बट कनॉट प्लेस, मार्केट प्लेस का निर्माण आर्किटेक्ट रॉबर्ट रसेल होता था। इस तरीके से 1914 तक, जब तक तिलक नहीं आते हैं, ये डेवलपमेंट हुआ करते थे। दिस वॉज दिस थिंग। चलिए आज इसे यहीं रोकते हैं। अगले लेक्चर में इसको और आगे बढ़ाएंगे और 1-2 लेक्चर में इस रिवीजन को खत्म करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।